हेलो फ्रेंड्स। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड। ठीक है, अजय सिंह रावत, डॉक्टर अजय सिंह रावत जी की जो हम बुक पढ़ने हैं उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास। तो ये जो सीरीज़ है ये फाइनल ये बुक ख़त्म होने तक चलती रहेगी। तो इस सीरीज़ को हमने कल स्टार्ट कर दिया था, इंट्रोडक्शन हमने दे दिया था आपको। अब हम इस बुक को फर्स्ट चैप्टर से आज से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो बने रहिए और पढ़ते रहिए मेरे साथ। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए। तो अब हम बढ़ते हैं आगे और हम पहला चैप्टर है उत्तराखंड एक परिचय। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर हमारा जो अध्याय 1 है इस बुक का, यह है उत्तराखंड एक परिचय। तो इसको हम पहले रीड करेंगे, उसके बाद मैं आपको जो समझाने वाली जगह पर समझाते भी रहूँगी। तो आप इसको क्योंकि ये उन बच्चों के लिए है जिनके पास बुक नहीं है। ठीक है, तो जिनके पास अजय रावत जी की बुक नहीं है वो इसको भी फॉलो कर सकते हैं, साफ प्रिंट में आपको दिख जाएगा और आप अच्छे से मतलब आप हैंड टू हैंड नोट्स भी बना सकते हैं लेक्चर देखते देखते। ठीक है, तो आप इसी से अगर आप छोटे छोटे नोट्स बनाएंगे वो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इस बुक से इतने ज़्यादा छोटे छोटे नोट्स बनते हैं ना जो पेपर में हमें देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं आप सोचेंगे नहीं यार ये कहाँ आएगा, लेकिन वो आपको वहाँ पेपर में देखने के लिए मिल जाता है। तो इसीलिए ये जो बुक है इसको आपको बहुत थोरोली रीड करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ने के लिए बने रहिए मेरे साथ। तो उत्तराखंड एक परिचय। ठीक है, उत्तराखंड में ऐसे अनेक पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं जिनके आधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यह क्षेत्र अति प्राचीन काल से ही मानवीय गतिविधियों से संबद्ध रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ उत्तराखंड में एक ऐसे ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि यहाँ पे प्राचीन काल से ही मानव गतिविधियाँ देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड को जो है, उत्तराखंड का जो इतिहास है इसको 2 चरणों में विभाजित किया गया है। एक चरण है प्राक ऐतिहासिक काल और एक चरण है ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो 2 चरण में विभाजित किया गया है, प्राग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक मतलब ऐतिहासिक काल से पहले का जो काल था उसको प्रागैतिहासिक काल कहा गया है। लेकिन यहीं पर अगर हम देखते हैं कि जो इतिहास का डॉक्टर मदन मोहन जोशी हैं, ठीक है, ये नाम आप याद रख लीजिए, डॉक्टर मदन मोहन जोशी कौन है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है, डॉक्टर मदन मोहन जोशी कौन है। अब आपने ये बुक पढ़ी है, आपको जहाँ जहाँ नाम दिखेगा डॉक्टर मदन मोहन जोशी तो आपको पता चलेगा कि ये एक इतिहासकार है। ठीक है, तो डॉक्टर मदन मोहन जोशी के अनुसार जो हमारा इतिहास है उत्तराखंड का, इसको 3 चरणों में विभाजित किया गया है। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, निम्न पुरापाषाण काल मतलब जो पाषाण युग है उसको 3 चरणों में मतलब पाषाण युग जो पत्थर का काल था उसको 3 चरणों में विभाजित किया गया है, एक तो निम्न, एक मध्य और एक उच्च में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे निम्न पुरापाषाण युग को, तो इसमें जो है निम्न पुरापाषाण काल के जो उपकरण हमें दिखते हैं इसमें उत्तराखंड में कालसी के निकट यमुना नदी के कगार पर श्रीनगर के समीप अलकनंदा, आप मैप देखिए उत्तराखंड का, वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कालसी, ये जो देहरादून वाला एरिया है उत्तराखंड में, वहाँ पे कालसी के निकट यमुना नदी के तट पर श्रीनगर के समीप अलकनंदा के कगार पर और पश्चिमी रामगंगा घाटी पर। ठीक है, और जनपद अल्मोड़ा तथा खुटानी नाला जनपद नैनीताल में इस युग के उपकरणों की खोज डॉक्टर केपी नोटियाल तथा डॉक्टर यशोधर मटपाल जी ने की है। ठीक है, तो ये जो निम्न पुरापाषाण काल के जो उपकरण हमें देखने के लिए मिलते हैं ये हमें कहाँ कहाँ से देखने के लिए मिलते हैं, कालसी के निकट यमुना नदी से, श्रीनगर के समीप अलकनंदा के कगार पर, पश्चिमी रामगंगा घाटी पर, जनपद अल्मोड़ा तथा खुटानी नाला जनपद नैनीताल में। ठीक है, और इन उपकरणों की खोज किसने की है, पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल के उपकरणों की, तो डॉक्टर केपी नोटियाल जी ने और डॉक्टर यशोधर मटपाल जी ने। तो आपको यहाँ से क्या पता चलता है कि डॉक्टर केपी नोटियाल और डॉक्टर यशोधर मटपाल जी रिसर्चर भी हैं। ठीक है, अब हम मतलब जो भौगोलिक रिसर्चर होते हैं वो, ठीक है, गढ़वाल में ही श्रीनगर के समीप डॉक्टर केपी नोटियाल ने मिडिल यानी कि मध्य पुरापाषाण काल के उपकरण मिलने का भी दावा किया है। हालांकि अपर पैलियोटिक एज के उपकरण मिलने की सूचना
किसी पुराविद ने अभी तक सबूतों के साथ उत्तराखंड में नहीं दी है। मतलब कि जो अभी उच्च पुरापाषाण काल है उसके उपकरण हमें नहीं मिले हैं उत्तराखंड में। ठीक है, फिर है डॉक्टर मदन मोहन जोशी का मत है कि उत्तराखंड में प्राचीन मानव की गतिविधियों के प्रमाण यहाँ की स्थित शैलाश्रयों में अंकित पाषाण युगीन चित्रण से भी प्राप्त होते हैं। अब डॉक्टर मदन मोहन जोशी जी हमें क्या बताते हैं, ये हमें बताते हैं कि जो यहाँ पे प्राचीन मानव की गतिविधियों के प्रमाण हैं वो यहाँ पर स्थित शैलाश्रयों में, ठीक है, जो पत्थर के जो शैल पत्थर ही हुआ, तो शैलाश्रय में जो हमें अंकित मिलते हैं, डायग्राम पेंटिंग्स जो हमें देखने के लिए मिलती है, वो हमें बताती है कि यहाँ पे पहले मानव के होने की पुष्टि कराती है। जैसे कि जो शिलाश्रय हैं ये कहाँ कहाँ मिले हैं हमें, तो एक शिलाश्रय तो हमें मिला है, जो एक शिलाश्रय है ये हमें अल्मोड़ा में मिला है और एक चमोली में प्राप्त हुआ है। तो अल्मोड़ा में जो शिलाश्रय है, यहाँ पे अल्मोड़ा में आपने लाखू उड्यार देखा होगा और चमोली में ग्वारख्या उड्यार देखा होगा। ठीक है, तो लाखू उड्यार मीन्स क्या होता है, उड्यार मीन्स होता है गुफा। तो जो लाखू उड्यार है ये अल्मोड़ा में है और ग्वारख्या उड्यार जो है ये है आपकी चमोली में। तो यहाँ पे दो जगह से हमें शैलाश्रय देखने के लिए मिलते हैं, एक अल्मोड़ा में एक चमोली में। तो प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच जी, इनका नाम भी बहुत बार आता है कि यशवंत सिंह कटोच जी कौन है। ठीक है, तो इतिहासकार हैं डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच जी। इनके अनुसार जो है 1968 में अल्मोड़ा जनपद के सुयाल नदी के दाएं तट पर स्थित लखुड्यार के शैलाश्रय उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक शैलाश्रयों चित्रों की पहली खोज थी। ठीक है, तो डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच जी के अनुसार क्या है कि जो 1968 में अल्मोड़ा में सुयाल नदी के दाएं तट पर एक लखुड्यार गुफा मिली थी। एक्चुअल में गुफा तो नहीं है, वो कहते उड्यार गुफा को ही है, लेकिन वो वहाँ पे गुफा नहीं है, एक चट्टान टाइप की है, उसी को लाखू उड्यार कहा गया है। ठीक है, तो वहाँ पे जो है उसमें जो चित्र बने हैं उससे पता चलता है कि वहाँ पे प्रागैतिहासिक काल के टाइम की चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं उन पेंटिंग्स में। ठीक है, तो और यही लाखू उड्यार जो है पहली खोज भी थी प्रागैतिहासिक शैलाश्रय चित्रों की। फिर डॉक्टर एमपी जोशी का नाम आता है। डॉक्टर एमपी जोशी की इस महत्वपूर्ण खोज के बाद अल्मोड़ा जनपद में ही फड़कानौली, फलसीमा, लुएथा, पेटशाल, ये सारे नेम इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कौन कौन से, फड़कानौली, फलसीमा, लुएथा, पेटशाल, कालामाटी, मल्ला पैनाली में भी शैलाश्रय। तो इन जगहों पे छोटे छोटे शैलाश्रय हमें देखने के लिए मिले हैं, जो किसके अनुसार हैं, डॉक्टर एमपी जोशी के अनुसार। तो क्या क्या हो गए, अल्मोड़ा में ही स्थित हैं ये फड़कानौली, फलसीमा, लुएथा, पेटशाल, कालामाटी। अगर इनके नाम आते हैं कि ये सब कहाँ पे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये सब अल्मोड़ा जनपद में है। ये सारे शैलाश्रय, ये सभी शैलाश्रय कालामाटी डीना पानी पर्वत श्रृंखलाओं की पूर्व दिशा में, ठीक है, पूरब की तरफ को लगभग 15 किलोमीटर की परिधि में केंद्रित है। अब ये तो बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा, तो हमें मेन चीज़ें जो हैं वो इसमें से उठानी है और इसमें से मेन चीज़ों को हमें नोट्स में लिखना है। तो गढ़वाल हिमालय में भी 2 शैलाश्रय की खोज हुई है। ठीक है, अब हमने कुमाऊँ का तो देख लिया कि कहाँ पे है, अल्मोड़ा जनपद में हमें कुमाऊँ में शैलाश्रय मिले हैं। अब हम गढ़वाल हिमालय की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी 2 शैलाश्रयों की खोज हुई है। कहाँ पे, गढ़वाल हिमालय में। तो वो 2 शैलाश्रय कौन सा है, एक तो है चमोली जनपद में ग्वारख्या उड्यार, ठीक है, जो कि अलकनंदा घाटी में है, और दूसरा है आपका पिंडर घाटी के किमनी ग्राम में। ठीक है, तो 2 हमें यहाँ पे वो देखने के लिए मिलते हैं शैलाश्रय, एक तो ग्वारख्या उड्यार और एक है हमारा किमनी ग्राम में पिंडर घाटी में जो मिला है। तो ये 2 हमें मिले हैं। अब तक अल्मोड़ा जनपद में 1 दर्जन से अधिक शैलाश्रय जो हैं प्रकाश में आ चुके हैं अल्मोड़ा में। ठीक है, गढ़वाल की बात नहीं की, कुमाऊँ का जो अल्मोड़ा क्षेत्र है वहाँ पे लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा हमें देखने के लिए मिल गए हैं शैलाश्रय। सुयाल नदी के पूर्वी तट पर लखू उड्यार उत्तराखंड का सर्वोत्तम और सुलभतम शिलाश्रय है। ठीक है, जो हमारा लखू उड्यार है अल्मोड़ा में सुयाल नदी। अब लखू उड्यार कहाँ पर स्थित है, क्वेश्चन आता है, तो अल्मोड़ा में सुयाल नदी के दाएं तट पर स्थित है।
ठीक है। तो ये बहुत सुलभतम शिलाश्रय है। यह अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मोटर मार्ग में अल्मोड़ा से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो किस मार्ग पे हमारा लाखोटियार है? अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मोटर मार्ग पर। नागफनी के आकार का ये शिलाश्रय है। जो ये लाखोटियार है ये नागफनी के आकार का है और इसमें जो है धूप और वर्षा के कारण, ठीक है, अब इस बहुत टाइम पहले का ये, हम अगर निम्न पुरापाषाण काल की, तो बहुत समय पुराना ये हमारा शैलाश्रय है जिसमें निरंतर प्राकृतिक जो धूप है, वर्षा है, इन सब के कारण जो चित्र हैं वो काफ़ी धुंधले हो चुके हैं। मतलब हो सकता है स्टार्टिंग टाइम में ये बहुत अच्छे दिखते हों, लेकिन अब ये धुंधले हो चुके हैं। चित्र जो है वो सफ़ेद, गेरू, गुलाबी और काले रंग से बने हुए हैं। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन हमें देखने के लिए एग्जाम में मिलता है कि जो लाखोटियार में चित्र हैं वो किस रंग के बने हैं। तो वो चित्र जो है सफ़ेद रंग, गेरू रंग, गुलाबी और काले, ठीक है, सफ़ेद, गेरुए रंग, गुलाबी और काले रंग से बने हुए हैं। अब इसकी विषय वस्तु हम जानते हैं कि जो वो चित्र हैं लाखोटियार में जो चित्र बनाए गए हैं वो उनकी विषय वस्तु क्या है, क्या वो बताते हैं हमें। तो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है कि जो लाखोटियार में चित्र है वो हमें नृत्य, सामूहिक नृत्य करना बताते हैं कि एक नर्तक मंडली उस टाइम पे हुआ करती होगी जो उन्होंने उस दीवार पे शो की थी, ठीक है। तो एक नर्तक मंडली में कुछ वर्षों पूर्व जो है 34 आदमी गिने जा सकते थे, लेकिन अब शायद कुछ कम हो गए होंगे, धुंधले पड़ गए होंगे। तो जो सामूहिक नृत्य है उसमें 34 आदमी और नर्तक मंडली में 28 जो है देखने के लिए आते हैं, देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब उत्तर की ओर 6 मनुष्यों को एक जानवर का पीछा करते हुए भी इस शैलाश्रय में दिखाया गया है कि उत्तर की तरफ को एक जानवर भाग रहा है जिसका पीछा 6 मनुष्य कर रहे हैं। ऐसा भी जो है लाखोटियार में एक चित्र दिखाया गया है, ठीक है। इसके अतिरिक्त दैनिक जीवन के दृश्य जैसे कि जो भी रेगुलर एक्टिविटीज़ जो हमारी होती हैं वो चित्र भी जो है हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। जो हमारी रेगुलर दैनिक क्रियाएं होती हैं वो सारे भी चित्र इस शैलाश्रयों में बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो गए इस तरह से। तो अब हम बात करें तो बहुत सी जो दैनिक क्रियाएं हैं जो उस टाइम पे लोग करते होंगे वही तो इंसान बन, अब हम अभी जो देखते हैं उसी को हम पेंटिंग्स में उकेरते हैं। तो उस टाइम पे भी जो चीज़ें वहाँ पे चलती होंगी वही चीज़ें वॉल पे दिखाई गई होंगी, जो शैलाश्रय है उस पर बनाई गई थी पेंटिंग्स। तो इसी से हम जो इतिहासकार है वो अंदाज़ा लगाते हैं कि उस टाइम पर जो है ये चीज़ें वहाँ पर रही होंगी, ठीक है। तो जो ये दिखाए गए हैं ना आलेखन, जो चित्र बनाए गए हैं, ये इन पे जो है रेखाओं और बिंदुओं से ज्यामितीय चित्रण भी मिले हैं। मतलब कि जैसे इंसान बनाना है तो ट्रायंगुलर शेप का, सर्कल से शेप का बनाते हैं और फिर उनको ऐसे दिखाया जाता है। मतलब ज्यामितीय चित्रण उसमें मिलते हैं, जो मैथ्स में ज्यामितीय चित्रण होते थे। मतलब इंसान को इंसान की तरह ना बना के ज्योमेट्रिकल मेथड में, जैसे कि सर्कुलर मोशन में उसका सर दे दिया और जो त्रिभुजाकार है उसका शरीर हो गया और नीचे पैर जो है आयताकार हो गए, इस तरीके से। फिर हम बात करें लाखोटियार से लगभग आधा किलोमीटर पहले, ठीक है, लाखोटियार से लगभग आधा किलोमीटर पहले फड़का नौली चुंगी घर के आसपास 3 शैलाश्रय हमें देखने के लिए मिलते हैं। कितने? फड़का नौली के पास हमें 3 शैलाश्रय देखने के लिए मिलते हैं जिनमें चित्र अवशेष विद्यमान है, ठीक है। प्रथम शैलाश्रय की जो छत है उसमें नागराज के फन की भांति बाहर निकली हुई है। तो यहाँ पे फड़का नौली के पास जो 3 शिलाश्रय हैं इसमें जो पहली वाली शिलाश्रय है उसकी छत पर नागराज के फन की भांति, उसकी जो छत है वो नागराज के फन की भांति जो है बाहर की तरफ निकली हुई है और इसकी दीवार पर आकृतियों के 20 संयोजन विद्यमान हैं, ठीक है। मतलब 20 तरह की इसमें संयोजन विद्यमान हैं आकृतियों के, जो सारे के सारे कैसे हो चुके हैं, अब धूप और वर्षा के कारण धुंधले हो चुके हैं। दूसरे शिलाश्रय में, पहले शिलाश्रय में तो हमें नागराज के फन के आकार का बाहर को छत निकला हुआ दिखाई देता है। दूसरे शिलाश्रय में 10 स्थानों पर चित्रण के प्रमाण है कि 10 स्थानों पर यहाँ पर चित्र देखने के लिए मिलते हैं। और जो तीसरा फड़का नौली का जो तीसरा शिलाश्रय है वहाँ पे सड़क के नीचे और सुयाल नदी के तट पर स्थित है। तीसरा वाला शिलाश्रय कहाँ पे स्थित है? सड़क के नीचे और सुयाल के तट पर स्थित है और यह जो है आवास के लिए उत्तम स्थान रहा होगा उस समय पे। जो हमारा तीसरा शिलाश्रय है यहाँ पे वो उस टाइम पे आवास के लिए एक अच्छा स्थान रहा होगा, ऐसा ये बुक कहती है, ठीक है। फड़का नौली के शिलाश्रय 1985 में, जो फड़का नौली हमने अभी पढ़ा कि 3 शिलाश्रय हमें फड़का नौली में मिले थे, तो ये जो फड़का नौली के शिलाश्रय हैं ये 1985 में और पेटशाल के जो है वो 1989 में डॉक्टर यशोधर मटपाल जी ने खोजे, ठीक है। तो अजय सिंह रावत जी के अनुसार अगर
क्वेश्चन में आ जाता है पेपर में कि फड़का नौली के शिलाश्रय कब खोजे गए थे, या फिर पेटशाल के शिलाश्रय कब और किसने खोजे थे। तो इसकी आप डेट के साथ याद रख लीजिए कि ये डॉक्टर यशोधर मतपाल जी ने खोजे थे, और 1985 में फड़का नौली का शिलाश्रय और 1989 में पेटशाल का शिलाश्रय खोजा गया था। लखोडियार से 2 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में पेटसाल गांव के ऊपर 2 चित्रमय शिलाश्रय हैं, जिनको स्थानीय पत्थर निकालने वालों ने क्षतिग्रस्त कर दिया है। अब क्योंकि जो चीज़ें पुराने टाइम की हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं मिलती है, क्योंकि जो स्थानीय लोग वहाँ पे उस टाइम पे रहते हैं, वो लोग पुरानी चीज़ों को जो है ऐसे नहीं सोचते हैं कि हमारी विरासत है, वो लोग उसको नष्ट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आप कहीं घूमने जा रहे हैं और तो वहाँ पर कोई बिल्डिंग है, ऐतिहासिक बिल्डिंग है, तो वहाँ पे लोग अपने नाम लिख के आ जाते हैं, कुछ अनोखे अनोखे अपनी पेंटिंग बना के आ जाते हैं, कोई अपने साथियों का नाम वहाँ पे लिख के आ जाता है। तो इस तरीके से जो है उस चीज़ को ख़राब कर दिया जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी देखने के लिए मिलती है कि कुछ चीज़ें जो हैं क्षतिग्रस्त कर दी गई हैं लोगों के द्वारा, स्थानीय लोगों के द्वारा। इनमें पश्चिम दिशा वाला शिलाश्रय 8 मीटर गहरा तथा 6 मीटर ऊंचा है। इसकी छत 4 मीटर तक बाहर निकली हुई है। पेटशाल की दूसरी गुफा जो 50 मीटर पूर्व में है, इसकी गहराई 3 मीटर 3.1 मीटर और ऊंचाई जो है वो 4 मीटर है, और छत की जो लंबाई है वो 2 मीटर है। ठीक है। इस तरीके से इसमें हमें ये जो शिलाश्रय मिले हैं इनके बारे में, इनके गुण या फिर इनकी विशेषता बताई गई है। अल्मोड़ा से लगभग 8 किलोमीटर उत्तर पूर्व और फलसीमा गांव से 2 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में 2 चट्टानें विद्यमान हैं। तो इन 2 चट्टान में मतलब अल्मोड़ा में ही लगभग 8 किलोमीटर उत्तर पूर्व की तरफ को फलसीमा गांव से 2 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में 2 चट्टानें विद्यमान हैं। अब आपको ये चीज़ें पढ़ने के लिए पता होना चाहिए कि उत्तर कहाँ है, दक्षिण कहाँ है, पूर्व कहाँ है और पश्चिम कहाँ है। ठीक है। तो ये चीज़ें, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हो गया हमारा उत्तर पूर्व वाला एरिया, ये दक्षिण पूर्व, ये पश्चिम दक्षिण, ये उत्तर पश्चिम। ठीक है। तो आपको ये दिशा का ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। तो जो फलसीमा है वहाँ पे पहली चट्टान जो है उस पर चित्रण योग्य फलक नहीं है, मतलब कि वहाँ पे चित्र हमें नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन जो दूसरी चट्टान है उसमें चित्र दिखते हैं। चट्टान का निचला भाग जो है वो क्षतिग्रस्त है, मतलब कि उसको किसी ने कर दिया होगा क्षतिग्रस्त, और उसके पास ही 2 चट्टानों पर 2 कप मार्क्स हैं। ठीक है। तो वहाँ पे जो है 2 चट्टानों पर 2 कप मार्क हमें देखने के लिए मिलते हैं। कहाँ पे, अगर हमें आपसे क्वेश्चन पूछें कि ये जो कप मार्क हैं ये कहाँ पे मिलते हैं, तो ये अल्मोड़ा के फलसीमा के वहाँ पे मिलते हैं। अल्मोड़ा नगर से ही 8 किलोमीटर उत्तर में कसार देवी की पहाड़ी पर भी कई सारे शिलाश्रय हमें देखने के लिए मिलते हैं। अल्मोड़ा बिनसर मोटर मार्ग डीना पानी से 3 किलोमीटर में लोथाप नामक स्थान है। ठीक है। अल्मोड़ा बिनसर मोटर मार्ग डीना पानी से, ये याद रखिएगा कि अल्मोड़ा बिनसर मोटर मार्ग ये है, अल्मोड़ा बिनसर मोटर मार्ग डीना पानी से 3 किलोमीटर में। ठीक है। तो ये एक स्थान है, क्या है इसका नाम, लोथाप। ठीक है। लोथाप जगह का नाम है। तो वहाँ पे भी हमें 3 शिलाश्रय, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कहाँ कहाँ पे हमें शिलाश्रय मिले हैं, तो लोथाप पे हमें 3 शिलाश्रय मिले हैं। 3 शिलाश्रय हमें कहाँ मिले हैं, लोथाप पे। ठीक है। अल्मोड़ा में लोथाप में 3 शिलाश्रय हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे जो ये 3 लोथाप वाले जो है वहाँ पे लाल रंग से निर्मित चित्र हैं, जिसके कारण शायद इसका नाम लोथाप पड़ा होगा। ठीक है। लाल रंग के चित्र होने के कारण ऐसा कहा जाता है, ऐसा मानना है, श्योरिटी नहीं है। यहाँ से दूर पूर्वी क्षितिज में लखुडियार का दृश्य अत्यधिक मनोरम, अगर हम देखें लोथाप से तो वहाँ पर से लखुडियार का जो दृश्य है वो बहुत सुंदर दिखाई देता है, जिसके आधार पर डॉक्टर यशोधर मटपाल का मानना है कि कल्पना की जा सकती है कि लखुडियार और लोथाप के निवासी, ठीक है, क्योंकि जो लोथाप है वहाँ पर से वहाँ पे लाल रंगों से चित्र लोथाप में बने हुए दिखते हैं, इसलिए शायद वहाँ का नाम लोथाप हो गया हो। तो जो लोथाप है वहाँ पर से जो है लखुडियार साफ दिखाई देता है और बहुत सुंदर भी दिखाई देता है। तो ऐसा माना जा सकता है कि क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को दिखते हैं तो वहाँ पे कभी संपर्क, आपस में संपर्क बनाए गए होंगे लोथाप से लखुडियार की तरफ को। फिर है गढ़वाल स्थित। अब गढ़वाल में जो ग्वारखिया उड्यार है उसके बारे में हम जानते हैं कि जो ग्वारखिया उड्यार है वो चमोली गांव के डुंगरी नामक स्थान पर है।
ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि ग्वारखा उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो ये है चमोली गांव, चमोली जिले के डुंगरी गांव में, ठीक है। चमोली जिले के डुंगरी गांव में जो है ग्वारखा उद्यान है। गोरखा काल में जो नेपाली, अब क्या माना जाता है कि जो गोरखा काल जब था, नेपाली सैनिकों के एक दल ने डॉक्टर यशोधर मठपाल जी के अनुसार, ठीक है, डॉक्टर यशोधर मठपाल जी क्या कहते हैं कि गोरखा काल में नेपाली सैनिकों के एक दल ने जो है लूट मार करी और जो माल है उसको यहाँ छुपा दिया था, तथा अन्य दलों के परिचय के लिए उन्होंने कि अगर कोई और आता है यहाँ पे हमें ढूंढने के लिए या देखने के लिए जो माल है, तो उसके लिए उन्होंने उन वहाँ पे एक क्लू के रूप में चट्टानों पर चित्रों में लिखावट कर दी थी, ठीक है। जो ये चट्टान थी वहाँ पे चित्र बना दिए थे और लिखावट कर दी थी इस लोक विश्वास पर चित्रित शिलापट का नाम, ठीक है। तो इसी कहानी पर जो है ये जो शिलापट है इसका नाम ग्वारखा यानी कि गोरखों वाली जो है उद्यान रखा गया, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे लूट करके जो माल छिपाया था और अन्य दलों के लिए चित्रों पर लिखावट की थी, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है अगर इसकी माने तो इसके अकॉर्डिंग इसीलिए इसका नाम ग्वारखा उद्यान नाम पड़ा। परंतु यहाँ पर कोई उद्यान जैसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। कोई भी गुफा यहाँ पे नहीं है, ना ही खजाने छिपाने का कोई स्थान है। यहाँ पीले रंग की धारीदार चट्टान पर गुलाबी व लाल रंग से चित्र अंकित किए गए हैं। अब क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि जो ग्वारखा उद्यान है वहाँ पे किस टाइप के चित्र देखने के लिए मिलते हैं, तो पीले रंग के और धारीदार चट्टान पर गुलाबी और लाल रंग के चित्र अंकित किए गए हैं ग्वारखा उद्यान में, लेकिन वहाँ पे गुफा नहीं है, ठीक है। नाम उसका ग्वारखा उद्यान जरूर रख दिया है, लेकिन वहाँ पे कोई भी गुफा नहीं देखने के लिए मिलती है। डॉक्टर यशोधर मठपाल के अनुसार इन शिलाश्रयों में लगभग कितनी आकृतियाँ हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे ये पेपर में आ सकता है कि वहाँ पे कितनी ज़्यादा मात्रा में शिलाश्रयों में आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। तो 41 आकृतियाँ जो है वो हमें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 30 आकृतियाँ मानवों की है, 8 पशुओं की है और 3 पुरुषों की हैं, ठीक है। चित्रकला की दृष्टि से ये उत्तराखंड की संभवतः सबसे सुंदर कृतियाँ हैं। मतलब अगर हम चित्रकला की बात करें तो उत्तराखंड में सबसे सुंदर कृतियाँ इसलिए है क्योंकि ये बहुत प्राचीन काल में बनाई गई थी उन लोगों के द्वारा जो कुछ भी नहीं जानते थे, ठीक है। तो यही चीज़ है। तो यहाँ पे जो है 30 मानवों की, 8 पशुओं की और 3 पुरुषों की आकृतियाँ देखने के लिए मिलती हैं। तो यानी कि 41 आकृतियाँ इन शिलाश्रयों में लगभग 41 आकृतियाँ हैं, ऐसा यशोधर मठपाल जी ने कहा है। कि जो ये शिलाश्रय हैं यहाँ पे कितने ज़्यादा वो हैं, तो जो ये शिलाश्रय हैं यहाँ पे 41 आकृतियाँ हैं, जिनमें 30 मानव की हैं, 8 पशुओं की हैं और 3 पुरुषों की हैं, ठीक है। चित्रकला की दृष्टि से उत्तराखंड की ये सबसे सुंदर कृतियाँ हैं, ऐसा भी इन्होंने कहा है। यहाँ मनुष्य को त्रिशूल आकार से अंकित किया जाता है, जबकि बकरी नुमा जानवरों के छायाचित्र काफ़ी प्राकृतिक हैं, ठीक है। जो बकरी मतलब जो जानवर बनाए हुए हैं वो छायाचित्र टाइप बनाए हैं, मतलब पूरा ब्लैक ब्लैक बनाया है, तो वो बहुत प्राकृतिक लगते हैं। मुख्य विषय वस्तु को हाका देकर घेरना है, ठीक है। तो मुख्य विषय यहाँ पे क्या है, जो ये वहाँ पे ग्वारखा उद्यान चमोली की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो मुख्य विषय है, जैसे वहाँ पे मुख्य विषय क्या था, नृत्य था, जो सामूहिक नृत्य वो कर रहे थे ना लाखू उद्यान में, वो चीज़ थी। तो यहाँ का जो विषय वस्तु है वो क्या है, पशुओं को हाकर देकर घेरना, ठीक है। मतलब कि पशुओं को हाँका रहे हैं और उनको फिर घेर के पकड़ रहे हैं। तो ग्वारखा उद्यान को यद्यपि स्थानीय लोग अरसे से जानते थे, परंतु पुराविदों के लिए इसको राकेश भट्ट ने उजागर किया। ऐसा कहा जाता है कि अब जैसे यहाँ पे कोई चीज़ है, मेरे पड़ोस में अगर कोई शिलाश्रय है तो मैं तो हमेशा से जानूंगी ना, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसके बारे में क्या कथा प्रचलित है या उसकी क्या पास्ट रह चुका है, वो चीज़ मुझे नहीं पता। तो वैसे ही जो है वहाँ पर स्थानीय लोगों को भी जानते थे, लेकिन उतना ज़्यादा ये नहीं आई थी। तो परंतु पुराविदों के लिए फिर जब इसमें पता चला कि इसमें ये चीज़ है, तो इसको जो है राकेश भट्ट जी को तो क्या है यहाँ पे कि स्थानीय लोग जो है अरसे से जानते थे, लेकिन उनको इस बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। तो पुराविदों के लिए इसको राकेश भट्ट ने कि मतलब यहाँ पे भी रिसर्च होनी चाहिए, और ये भी एक जगह है उत्तराखंड में, एक जगह है यहाँ पे ग्वारखा उद्यान जहाँ पे रिसर्च होनी चाहिए कि ये शिलाश्रय
कितने वर्ष पुराने हैं, यहाँ पे जो ये डायग्राम बने किसने बनाए हैं, किस तरीके से ये लोग जो है सोचते होंगे, ये सब चीज़ें जो है रिसर्च के लिए राकेश भट्ट जी ने उजागर की ये सब चीज़ें। चमोली जनपद में ही कर्णप्रयाग ग्वालदम मोटर मार्ग पर एक छोटा सा गांव है जिसे मेनी कहते हैं। ठीक है, तो चमोली जनपद में कर्णप्रयाग ग्वालदम मोटर मार्ग पर एक छोटा सा गांव है जिसको मेनी कहते हैं, जिसके पास ही श्वेत रंग से चित्रित एक शिलाश्रय है। ठीक है, उसके पास में ही सफ़ेद रंग से चित्रित एक शिलाश्रय है चमोली जनपद में। यहाँ पशुओं आदि की आकृतियाँ अत्यंत धूमिल अवस्था में विद्यमान हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी पशुओं की आकृतियाँ या फिर जिस भी आकृतियों को बनाया गया है वो ज़्यादा धूमिल है क्योंकि वही धूप और वर्षा के कारण जो है ये धूमिल पड़ चुकी है। इसके अतिरिक्त उत्तरकाशी के पुरौला कस्बे में 5 किलोमीटर दक्षिण में यमुना घाटी में और बाएं और सड़क से लगभग 20 किलोमीटर की गहराई पर काले रंग का एक आलेख है जो लगभग मिट चुका है। डॉक्टर यशोधर मटपाल का मानना है कि यह लगभग 2100 से 1400 वर्ष पुराना है तथा शंख लिपि जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है उसमें ये लिखा गया है, ऐसा यशोधर मटपाल जी का मानना है। ठीक है, ये किस उसमें लिखी गई है लिपि में जो हमें अभी मतलब अभी जो है पढ़ने में नहीं आ सकी है, वो वाली लिपि है। डॉक्टर मदन मोहन जोशी के अनुसार पाषाण युग के बाद धातु युग में भी, ठीक है, अब हमने पाषाण निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल देख लिया है। तो अब जो है उसके बाद जो धातु का टाइम आया, जब धातुएं चलने लगी, तो उस समय में भी कुमाऊं क्षेत्र में मानवीय गतिविधियों के प्रमाण मिलते हैं। इस संबंध में अल्मोड़ा जिले से प्राप्त ताम्र मानव आकृतियाँ, बनकोट से प्राप्त 8 ताम्र मानव आकृतियाँ, 1999 के अंत में नैनी पातल से प्राप्त 5 ताम्र मानव आकृतियाँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो जितनी भी दे रखी हैं यहाँ पे ये सारी इम्पोर्टेंट है, इन सबको ज़रूर अच्छे से देख लेना है। ओके, तो ये सारी जो है अल्मोड़ा ज़िले से ही प्राप्त हुई हैं। बनकोट से प्राप्त 8 ताम्र मानव आकृतियाँ। ठीक है, तो इस तरीके से 99 के अंत तक नैनी पातल से जो है 5 ताम्र मानव आकृतियाँ मिल गई। तो ये जो खोज थी बनकोट और ये जो नैनी पातल से प्राप्त जो तांबे की मानव आकृतियाँ की खोज हुई है, उसमें ये खोज कुमाऊं क्षेत्र एवं गंगा घाटी की ताम्र संचय संस्कृति के मध्य आदान प्रदान और निकटतर संपर्कों की सूचना देती है। ठीक है, तो ये जो हम देखते हैं कि ये जो खोज है ये कुमाऊं क्षेत्र तथा गंगा घाटी की ताम्र संचय संस्कृति के मध्य आदान प्रदान और निकटतर संपर्कों को सूचना देती है। मध्य हिमालय, जिसका उत्तराखंड मध्यवर्ती अंग है, इसमें डॉक्टर यशोधर मटपाल जी, डॉक्टर BM खंडूरी जी, डॉक्टर MP जोशी जी ने महापाषाण कालीन अवशेष खोजे हैं। इन पुरावशेषों में संस्कृति से संबंधित ओखली है, मृदभांड है, शवाधान है, शिष्ट है, दीर्घाश्म है, ओखली कपमार्क्स हैं। द्वाराहट के चंद्रेश्वर मंदिर के दक्षिण में ठीक है, तो जो द्वाराहट का एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे यह है कि 12 समांतर, ठीक है, महापाषाणकालीन ओखली कपमार्क्स द्वाराहट के चंद्रेश्वर मंदिर के दक्षिण में महाश्म संस्कृति मैग्लिथिक कल्चर और 12 समांतर पंक्तियों में खुदे मिले हैं। ठीक है, तो ये जो ओखली है द्वाराहट के चंद्रेश्वर मंदिर के दक्षिण में महाश्म संस्कृति है, तो उसके 12 समांतर पंक्तियों में खुदे हुए मिले हैं। इन्हीं के समरूप 73 कपमार्क्स द्वाराहट से, ठीक है, द्वाराहट से कितने कपमार्क्स मिले हैं? 73 कपमार्क्स मिले हैं, जो कि प्रायः 30 किलोमीटर पश्चिम रामगंगा घाटी में स्थित नौला ग्राम में डॉक्टर यशोधर मटपाल जी ने खोजे हैं। उन्हें इसमें ये याद रखना है आपको किसने कौन सी चीज़ खोजी है। ठीक है, ये नाम आपको ज़रूर याद रखना है। उन्हें अल्मोड़ा जनपद में ही नौगांव, मुनिया की ढाई तथा जोयो ग्राम के समीप मेनहीर पर भी ऐसी ओखलियाँ मिली हैं। डॉक्टर जोशी ने कुमाऊं के ही, ठीक है, तो डॉक्टर जो जोशी जी हैं उन्होंने केवल कुमाऊं के ही खेखन, जसकोट, देवीधुरा आदि स्थलों में तथा डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच ने गोपेश्वर के समीप तथा पश्चिमी नयार घाटी में ऐसी
ओखलियों की खोज की है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच जी के अनुसार हरिद्वार से 13 किलोमीटर बहादुराबाद नहर खोदते समय हमें 1951 में, ठीक है, जब हरिद्वार से 13 किलोमीटर बहादुराबाद नहर खोदी गई तो 1951 में ताम्र उपकरण तथा गैरिक भांड, ठीक है, तांबे के बर्तन और मिट्टी के बर्तन हमें देखने के लिए मिलते हैं। इस स्थल का 1953 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा उत्खनन किया गया। ठीक है, तो ये जो गौरिक भांड है इसका 1953 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा उत्खनन किए जाने पर पाषाण उपकरणों के साथ वही मृदभांड प्राप्त हुए हैं। उन्हें पुराविदों ने क्रमशः किसी ताम्रयुगीन एवं उत्तर प्रस्तर युगीन बस्ती के अवशेष माने हैं। ठीक है, तो जो ये बता रहा है डॉक्टर यशवंत कटोच जी के अनुसार हमें क्या पता चल रहा है कि 1951 में हमें तांबे के उपकरण यहाँ से और गैरिक मृदभांड जो ओकरे कलर्ड वेव होता है ना, मिट्टी के कलर किए हुए जो बर्तन होते हैं वो मृदभांड हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये जो स्थल है 1953 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा उत्खनन किए जाने पर पाषाण उपकरणों के साथ वही मृदभांड प्राप्त हुए। ठीक है, जब ये स्थल 1953 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा उत्खनन किया गया होगा तो वहाँ पे हमें वही चीज़ें जो हैं प्राप्त हुई। उन्हें पुराविदों ने क्रमशः किसी ताम्र युगीन एवं उत्तर प्रस्तर युगीन बस्ती के अवशेष माने हैं। ठीक है, उन्होंने क्या माना है, जो पुराविद हैं उन्होंने इसको ताम्र युगीन, तांबे का युग फिर या फिर उत्तर प्रस्तर युगीन बस्ती के अवशेष माने हैं। देहरादून जनपद की जो कालसी घाटी है वहाँ पर उपकरण प्राप्त हुए हैं जो आरंभिक पाषाण युगीन माने गए हैं। ठीक है, देहरादून का जो जनपद है कालसी घाटी में भी यहाँ पे हमें कुछ उपकरण देखने के लिए मिलते हैं। अब नेक्स्ट में हम बात आएँ तो 1956 ईस्वी में गढ़वाल हिमालय के मलारी गाँव में कुछ शवाधान खोजे गए। अब ये बोल रहे हैं कि 1956 में, ये डेट याद रखनी है आपको, ये जो डेट मैं बता रही हूँ ये डेट याद रखनी है कि कब क्या चीज़ हुई थी, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो 1956 में गढ़वाल हिमालय के जो मलारी ग्राम हैं इसमें से कुछ शवाधान खोजे गए। ठीक है, मलारी गांव से कुछ हमें अवशेष खोदे गए जिन्हें सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल को जाता है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें जो है हमें गढ़वाल हिमालय के मलारी ग्राम में भी मिली हैं जिसको खोजने का श्रेय किसे, प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल जी को जाता है। 1983 तथा 2001 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के इतिहास पुरातत्व विभाग द्वारा, जो गढ़वाल विश्वविद्यालय था वहाँ पे इतिहास पुरातत्व विभाग द्वारा इस क्षेत्र की समाधियों का जो है सर्वेक्षण, वहाँ पे हमें जो जो चीज़ें मिली हैं, मतलब वहाँ पे जो समाधि मिली है, कब्र मिली हैं, ये सब चीज़ें जो मिली हैं उनका सर्वेक्षण किया गया 1983 और 2001 में। किसके द्वारा, गढ़वाल विश्वविद्यालय के इतिहास पुरातत्व विभाग द्वारा जो है वहाँ पे समाधियों का सर्वेक्षण किया गया। तो जब यहाँ पे सर्वेक्षण किया गया तो पहला जो सर्वेक्षण था उसमें डॉक्टर BM खंडूरी के अनुसार आखेट के लिए लोहे के उपकरणों के साथ पशुओं का एक संपूर्ण कंकाल भी मिला है। ठीक है, तो उसमें हमें एक क्या मिला है, एक पूरा सा संपूर्ण कंकाल मिला है पशु का, और उसमें कुछ लौह उपकरण भी हमें मिले हैं। इस पशु की पहचान अब हिमालयी वृषभ से की जाती है कि जो ये पशु है ये हिमालयी वृषभ रहा होगा। द्वितीय सर्वेक्षण में एक संपूर्ण मानव कंकाल के साथ। ठीक है, तो जब अब दोबारा सर्वेक्षण किया गया तो दूसरे सर्वेक्षण में हमें क्या दिखाई दिया कि एक मानव कंकाल के साथ शव के ऊपर एक सोने का लोटा रखा है और 10 मृत्तिका पात्रों के साथ एक कांसे का कटोरा भी मिला है। ठीक है, तो वहाँ पे जो है हमें क्या मिला है, सोने का मुकुट मिला है। तो ये क्वेश्चन जो है पेपर में बहुत बार आ चुका है, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि जो संपूर्ण मानव कंकाल के साथ शव के ऊपर एक स्वर्ण का मुखौटा मिला है और 10 मृत्तिका पात्रों के साथ एक कांसे का कटोरा भी यहाँ पे मिला है। मलारी में शवाधानों के साथ जो है काले और धूसरे रंग के चित्रित मृदभांड भी मिले हैं। अब जो मलारी गांव है चमोली में, वहाँ पे काले एवं धूसर रंग के चित्रित मृदभांड उनको चित्रित किया गया है, वो वाले मृदभांड भी हमें देखने के लिए मिलते हैं जो ठोंडी एवं हत्थे युक्त हैं। ठीक है, मतलब हाथ से भी इनको बनाया मतलब जो ठोंडी और हत्थे युक्त हैं। ठीक है, इन सर्वेक्षणों द्वारा विदित हुआ कि पहाड़ी को काटकर गुफा रूप में मलारी के शवाधानों का निर्माण किया गया।
तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है, जो ये सर्वेक्षण किए गए हैं यहाँ पर से पता चलता है कि जो पहाड़ हैं उनको काटकर गुफा के रूप में मलारी के शवाधानों का, मतलब जहाँ पे शवों को दफनाया रखा जाए, जलाया जाए, तो वहाँ पे उस चीज़ का निर्माण किया गया मलारी ग्राम में। ठीक है, मलारी गांव में। अल्मोड़ा जनपद की पश्चिम रामगंगा घाटी में स्थित नौला जैनल गांव के सामने लगभग 2 किलोमीटर के दायरे में डॉक्टर यशोधर मठपाल जी ने शवाधानों की हमें सूचना दी है। किसने दी है सूचना शवाधान की, शवाधान मिलने करके? तो डॉक्टर यशोधर मठपाल जी ने दी है। उनके अनुसार ये सब क्या है? उच्च पाषाण कालिक हैं। लगभग 300 वर्ष प्राचीन ये कृषि और पशुपालन जीवी लोग सभी धातुओं से परिचित थे, ऐसा उन्होंने कहा है। ठीक है, क्योंकि जो उपकरण लोहे के मिले हैं शवाधानों में, उससे ये पता चलता है कि ये लोग जो है धातुओं से भी परिचित थे। पहले के लोग, पाषाणकालीन लोग जो है धातुओं से भी परिचित थे। गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा किए गए उत्खननों में रामगंगा घाटी से महापाषाण सभ्यता के अनेक शवाधान प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सानड़ा तथा बसेड़ी ग्राम जहाँ उत्खनन किया गया, तो ये कहाँ है? हमारे अल्मोड़ा में भिकिया तैण से उत्तर की तरफ 10 किलोमीटर की दूरी पर सानड़ा और बसेड़ी ग्राम है। क्या है? सानड़ा और बसेड़ी ग्राम है जहाँ पे उत्खनन किया गया। तो यहाँ पे जब उत्खनन सानड़ा और बसेड़ी ग्राम में जब उत्खनन किया गया तो यहाँ पर से हमें 2 शवाधान मिले। क्या? कितने? सानड़ा और बसेड़ी से हमें 2 शवाधान मिले, जिन्हें शिष्ट या अर्ण कहा जाता है। अर्ण मतलब बरियल। ठीक है, शिष्ट या अर्ण कहा जाता है। ऐसे 2 शवाधान हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। उत्तराखंड से प्राप्त जो अवशेष प्राचीन मानव तथा पाषाण युग के बाद धातु युग में, ठीक है, उत्तराखंड से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उसमें प्राचीन मानव और पाषाण युग के बाद धातु युग में भी मानवीय गतिविधियों की पुष्टि की। क्योंकि हमें पहले पत्थर के जलाशय देखने के लिए मिले, उसमें पेंटिंग्स वगैरह ये सब देखने के लिए मिली, फिर हमें जो है धातुएं भी यहाँ पे देखने के लिए मिल गई। तो इससे हमें पता चलता है कि उत्तराखंड में उस समय पे, उस टाइम का जो मानव था उसको बहुत सारी गतिविधियों उनको पता थी, और वहाँ पे हमें लाइन से चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं कि पहले पत्थर और उसके बाद धातुओं का यूज़। ठीक है, महाश्म संस्कृति से संबंधित विभिन्न अवशेष मध्य हिमालय के समतल भूभागों में मिलते हैं। जो महाश्म संस्कृति से संबंधित अवशेष हैं वो हमें कहाँ मिलते हैं? मध्य हिमालय के समतल भूभागों पर। लेकिन उत्तराखंड के आद्य इतिहास का प्रधान स्रोत क्या है? साहित्य है। यानी कि हमारा जो उत्तराखंड है इसका आद्य इतिहास स्रोत हमारा क्या है? एक साहित्य। हम साहित्य ग्रंथों के द्वारा ये बताते हैं कि हमारे उत्तराखंड में क्या क्या चीज़ें मौजूद रही होंगी। तो आज का जो लेक्चर है वो इतना है। तो आज बेसिकली हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने ये पढ़ा, आज हमें थोड़े इतिहासकारों के नाम जानने के लिए मिले कि कौन कौन इतिहास उत्तराखंड में एग्जिस्ट करते हैं और किन इतिहासकारों का क्या मत है, किसने क्या खोजा। तो लाखोटिया किसने खोजी, ग्वारखोडियार किसने खोजी, पेटशाल किसने खोजा, कब खोजा, कहाँ है। ठीक है, लुएथाप का मतलब क्या है? लाल रंग के चित्र वहाँ पे बने हुए हैं इसलिए उसका नाम लुएथाप पड़ा है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि इसलिए इसका नाम लुएथाप है। ग्वारखोडियार का नाम ग्वारखोडियार क्यों पड़ा, वहाँ पे गुफा है या नहीं है, ये चीज़ें हमने जानी। उसके बाद हमें और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं? शवाधान देखने के लिए मिलते हैं, जो गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा ही ज़्यादातर उत्खनन कार्य किए जाते हैं, खोजें की जाती हैं, तो वहाँ पे हमें शवाधान देखने के लिए मिलते हैं। और शवाधानों में हमें पता चलता है कि वो लोग क्या चीज़ किस तरीके से जो है लोगों को दफनाते थे, उनके ऊपर क्या क्या चीज़ें वो रखी जाती थी। मलारी ग्राम में शवाधान बनाया गया था। ठीक है, तो हमें वहाँ पे धातुओं वाली चीज़ें भी दिखती हैं कि उस शवाधान में धातुएं थी, पशु थे, पशुओं को भी रखा जाता था। इस तरीके से हमने ये सब चीज़ें आज के लेक्चर में पढ़ी हैं। तो अब हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे बढ़ेंगे। आई होप आप सबको ये चैप्टर कुछ समझ में आया होगा। मुझे पता है अगर आपने अजय रावत पढ़ी पहली बार में बहुत टफ सी महसूस होती है, तो आई होप आपको जो है अब फर्स्ट टाइम पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको थोड़ा बहुत ये समझ में आया होगा। एक बार आप खुद से रिवाइज़ कर लीजिएगा, एक बार खुद से एक बार ये बुक चैप्टर जो है रीड कर लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।